If you want to do an organized large scale business, preparation बहुत ज़रूरी है। जो कि लंदन में एक आउटलेट में बर्गर बनाते थे, आज पूरा इंडिया में तो बिगेस्ट बर्गर ब्रांड बन ही गए हैं, बट लंदन तक भी पहुंच गए हैं। बरी आप एक स्टार्टअप खोल लेंगे तो आप बाकी सब कुछ भूल जाइए, फिर अब यही है आपकी लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप ज्ञान के फाउंडर ज्ञान इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कबीरजीत सिंह सर, जो कि फाउंडर हैं बर्गर सिंह के। अपने कॉलेज टाइम में ये एक बर्गर जॉइंट में काम करते थे और आज इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बर्गर चेन इंडिया का वो चला रहे हैं और इंडियन ब्रांड्स में वो सबसे बड़े हैं इंडिया में। तो जानेंगे कि बर्गर सिंह का आइडिया कैसे आया, कैसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की मदद से बर्गर सिंह को शुरुआत करी, क्या प्रॉब्लम्स आया, कैसे स्केल अप कर रहे हैं और आगे की क्या फ्यूचर प्लान्स है, प्लस बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को जो कि स्पेशली फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो क्या एडवाइस शेयर करेंगे। तो वेलकम कबीर टू स्टार्टअप ज्ञान। थैंक यू। कबीर, मैं पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि अभी आपको क्या स्लीपलेस नाइट्स देते हैं, अभी आप किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं? स्लीपलेस नाइट्स, देखिए ऐसा है कि इस समय हमारा फ्रेंचाइजी बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा है। फ्रेंचाइजी बिजनेस ग्रो करने के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाए, कंट्रोल ओवर द कस्टमर्स एक्सपीरियंस। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर के अंदर एक्सपीरियंस है, वही स्टोर एक्सपीरियंस उनको अराउंड द कंट्री मिले, चाहे वो कोई फ्रेंचाइजी हो। तो सबसे ज़्यादा बिगर चैलेंज इस टाइम पे हमारे लिए ये है कि हम वो कंट्रोल SOPs कैसे सेटअप करें, किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर सेटअप करें कि हमारे पास में विजिबिलिटी हो कि हर एक स्टोर में क्या हो रहा है, और उसके बाद में स्टोर लेवल के ऊपर उनको करेक्ट करना, ग्रूम करना और ट्रेन करना। सो दिस इज द स्लीपलेस नाइट दैट आई एम गेटिंग। और एक मैंने जैसे कि आपकी कंपनी का नाम है टिपिंग मिस्टर पिंक, तो वो कैसे रखा आपने? नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम कंपनी का जब नाम सोच रहे थे तो एक पिक्चर थी, उसका नाम है रेजर्वॉयर डॉग्स। उसके अंदर मिस्टर पिंक जो थे वो कभी टिप नहीं करते थे। अच्छा। वो कहते थे कि सर्विस जो है वो उसका काम है करना, टिप तब बनता है जब एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्विस है और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। तो हम लोग बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि हम इतनी अच्छी सर्विस देंगे कि मिस्टर पिंक भी टिप करेगा, तो फिर वो टिपिंग मिस्टर पिंक ओके। नाम डाला। तो अभी हम थोड़ा आपके अर्ली लाइफ में जाते हैं कि कहाँ से आपको बर्गर सिंह का आइडिया आया, तो वो अगर आप शेयर करेंगे। देखिए, मैं इंडिया से गया था यूके, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। कभी पहले यूके गया नहीं था, तो मतलब सीधा ही सामान वामान पैक किया और एक दूसरे देश मूव कर गए। वहाँ गए, वहाँ पहुँचने के बाद में दो चीज़ें रियलाइज़ हुई जो कि हर एक इंडियन स्टूडेंट को रियलाइज़ होती है। एक तो पैसा बहुत कम होता है, इंडियन करेंसी कन्वर्जन सही नहीं, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि खाना कुछ नहीं बनाना आता है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाके अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन में वापस आता था तो वहाँ पे मेरे को एक फिश एंड चिप, ब्रिटिश कॉमन फिश एंड चिप शॉप होती, उसके अंदर मैंने नौकरी ले ली, पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम। कन्वीनियंट था, 5 बजे क्लास खत्म होती थी, वहाँ पहुँचो, अपनी शिफ्ट करो, एक मील फ्री भी मिलता था, पैसे अलग मिलते थे और रास्ते में था। अब जब ये पैसे की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और खाने की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो थोड़ी नीड्स बढ़ने लग जाती है ना, मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स। तो फिर चौथे पांचवें दिन रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि यार इनका खाना बहुत ब्लैंड है, इसमें कोई मसाला नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, साथ में एक वो ग्रोसरी स्टोर था, उधर एक कंपनी है शान, शान के मसाले मिलते हैं, शान के मसाले लिए मैंने, तंदूरी, बोटी, ऐसे वैसे करके, और उनको अपने पैटी के अंदर मिक्स करके पुदीने की चटनी के साथ में अपना डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया। बाकी लोग भी जो काम कर रहे थे स्टोर के अंदर, उन्होंने बोला यार ये अच्छा है, काफ़ी सारे इंडियन बांग्लादेशी थे, सेम फ्लेवर प्रोफाइल। उन्होंने कहा यार ये अच्छा है, वी ऑल्सो वांट टू ट्राई इट। तो मैंने उनके लिए भी बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ से कहानी बढ़ती रही, मेन्यू के अंदर डल गया, मेन्यू के अंदर डल गया। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि इतना पॉपुलराइज हुआ कि ओनर ने मेन्यू में डाल दिया? मेन्यू में डाल दिया। ओके। स्पेशल्स, वीकेंड स्पेशल। और फिर कबीर थोड़ा मुश्किल नाम है, काकेशियन ब्रिटिश लोगों के लिए प्रोनाउंस करना। सिंह काफ़ी कॉमन नाम है यूके के अंदर, सभी सिंह है। तो उन्होंने बोला ये बर्गर बनाता है, ये सिंह है, बर्गर सिंह नाम डाल दिया। तो पहला आइडिया आई थिंक वहीं जनरेट हुआ जब दोस्तों ने मजाक में बर्गर सिंह बोलना स्टार्ट किया, और उसके बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये जो फ्यूजन बर्गर, इस आइडिया में दम है, क्योंकि इंडियन फूड पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। अगर आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाएं, इंडियन रेस्टोरेंट्स आर पॉपुलर रेस्टोरेंट्स, द फ्लेवर वेवर ये सब कुछ लोगों को समझ में आता है। और जो बर्गर है वो बहुत स्केलेबल प्रोडक्ट है। इनफैक्ट
द मोस्ट स्केलेबल फूड प्रोडक्ट वुड बी बर्गर्स. सो आई सेड दिस, इस आइडिया के अंदर दम है, एक फ्यूजन इंडियन प्रोडक्ट स्केलेबल प्रोडक्ट के साथ में अच्छा रहेगा. तो उसी टाइम से आइडिया दिमाग में तो बैठ गया था करीबन, आप समझिए 2008-9 के अंदर. फिर उसकी डेवलपमेंट में टाइम लगता है. अब ऐसा तो नहीं है कि आज आइडिया आया कल कर दिया, दैट विल बी इम्पेशंस वुड शो. तो पहले रेसिपीज डेवलप की, वहाँ से बनाना. तो जैसे कि आपने बोला कि आप यूके में थे, वहाँ पे आपने जो बर्गर बनाया वो काफ़ी पॉपुलराइज हुआ, तो फिर उसके बाद आपने वहाँ जॉब करी या इंडिया आने का डिसाइड किया, और कैसे यहाँ पे फिर स्टार्ट कैसे हुआ? आइडिया तो जैसे आपने बताया वहाँ डेवलप हो गया था. देखिए ऐसा है कि वो बर्गर वाली दुकान के अंदर मैंने ज़्यादा दिन नहीं काम किया, 4 या 5 हफ्ते से ज़्यादा काम नहीं किया. इसलिए क्योंकि जब यहाँ से शुरू में जाओ ना, तो वो पढ़ाई का एक हनीमून पीरियड होता है. वो आपको खुश रखते हैं पहले 4-5 हफ्ते. पढ़ाई लिखाई कम होती है, ऐश ज़्यादा होती है. 5वें 6ठे हफ्ते के बाद में पढ़ाई के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी पड़ता है, बिकॉज इट्स अ टफ कोर्स. तो फिर मैंने वो छोड़ दिया और पढ़ाई पे पूरा फोकस किया. यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, मेरे को यूके में नौकरी मिल गई. लंदन में एक कंपनी थी कॉल्ड एनजी एंटरप्राइजेस. वो बेवरेज बनाते थे आउट ऑफ अफ्रीका. तो मेरे को काम मिला था उसकी ब्रांडिंग सप्लाई चेन. जब मैं ये कर रहा था, साथ साथ में अपनी रेसिपीज भी डेवलप कर रहा था. फिर आइडिया वहाँ से और बढ़ता रहा. मेरा जो जॉब था उसके अंदर काफ़ी सारा ब्रांडिंग और सप्लाई चेन का एक्सपोजर था, जो कि बर्गर बिजनेस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रेसिपी साथ साथ में डेवलप हो रही थी. फिर कहीं मेरे को लगा कि थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज भी कम थी, तो मैंने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया साइड बिजनेस स्कूल में, तो वो भी किया. करीबन 2011-12 तक रेसिपीज भी तैयार हो गई थी. सप्लाई चेन के बारे में भी काफ़ी कुछ पता था, ब्रांडिंग, फ्लेवर, टेस्ट, प्रोफाइल, इन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी कुछ पता था. और तब तक तो ये मतलब मैं फुली कन्विंस था. हर साल आता था इंडिया, देखता था बर्गर मार्केट में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा होता था. तो 2011 तक मैं फुली कन्विंस था कि मैं इंडिया जाऊंगा और बर्गर सिंह खोलूंगा. पर यूके में कंफर्टेबल ऑक्सफोर्ड सर्कस के ऑफिस में बैठ के ये सोचना कि इंडिया में जाके मैं एक फूड रिटेल ब्रांड खोल सकता हूँ, इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम डूइंग ग्राउंड रियलिटी. तो मैंने कहा इंडिया आके ना किसी F&B कंपनी को ज्वाइन करेंगे और काम सीखेंगे थोड़ा होता कैसे, उसके बाद खोलेंगे. तो आता था, इंटरव्यू देता था, रिज्यूमे देता था, पर मेरा जो रिज्यूमे था वो किसी फूड कंपनी को सेट नहीं बैठ रहा था, जुबिलेंट वुबिलेंट, बिकॉज F&B बैकग्राउंड नहीं था, फाइनेंस बैकग्राउंड था, कुछ बेवरेज बैकग्राउंड था. तो ट्रेडिशनल F&B सेटअप्स में वो बैठ नहीं रहा था. तो मेरे को राहुल सिंह और प्रदीप गिडवानी मिले एक दिन, जब मैं 2011 की किसी क्रिसमस पार्टी पे उनसे मिला. वो बियर कैफे सेटअप कर रहे थे. तो उनको मेरे में इंटरेस्ट आया, मेरे को उनमें इंटरेस्ट आया. तो उन्होंने बोला यार हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट होगा. तो बेसिकली वो जॉब इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मेरे को बोला कि वीड लाइक टू ज्वाइन. बस फिर मैं वापस अपनी छुट्टी से यूके गया, रिज़ाइन किया, सामान बांधा और शायद 60 दिन के अंदर उनके ऑफिस में रिपोर्ट किया. तो उनके साथ में फिर वो कंपनी चलाई. अगले 2 साल काफ़ी कुछ सीखने को मिला. अच्छा हुआ, सीधा यूके से आके खुद ने स्टार्ट कर दिया. थोड़ा मैं उसको एक पेड MBA कहता हूँ कि पैसा भी मिला और सीखने को भी मिला. एक्सपेंशन के बारे में समझ में आया, थोड़ा मॉल्स, फूड कोर्ट समझ में आया, मॉल का कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया, लाइसेंसिंग समझ में आई, हायरिंग समझ में आई, रिक्रूटिंग समझ में आई, ऑपरेशन चलाने थोड़े बहुत सीखे गए. काफ़ी सीखा 2-2.5 साल के अंदर. और फिर 2014 के अंदर मेरे को लगा काफ़ी कुछ आ गया है, मतलब पिछले 7 साल से तैयारी ही चालू है, अब कुछ करना चाहिए, पैसे भी थे. तो 2014 के अंदर खोल दिया. बट ये एक अच्छी चीज़ देख रहा हूँ कि आजकल जैसे लोगों का है कि बस आइडिया आ जाए हम कर देंगे स्टार्टअप शुरू, या बस कुछ भी दिमाग में आया वो जल्दी जल्दी शुरू करना है. आपने आइडिया पे पूरा काम किया, एक्सपीरियंस लिया, एंड ऑल राउंड जब आपको लगा कि सब कुछ मार्केट भी रेडी हो चुका है, आपके रेसिपीज़ भी रेडी हैं और एक्सपीरियंस भी है, तब आपने फाइनल डिसाइड किया. तो मतलब आपका वो लॉन्ग टर्म विजन था कि ऐसे जल्दीबाजी नहीं थी कि यार 2008 में तो आइडिया सोचा था एंड आई गेस 2014 में जाके आपने फाइनली शुरू किया. तो कोई जल्दीबाजी नहीं थी आपको, कि आपको पता था कि देर से करेंगे बट पूरा सेट प्लान करके करेंगे. हम जनरली जी ऐसे ही करते हैं सब कुछ. अभी भी देखिए हमारे जो फ्रेंचाइजी मॉडल भी हमने लॉन्च किया, उसके अंदर भी काफ़ी साल तैयारी की थी बिफोर वी लॉन्च्ड इट. इफ़ यू हैव टू बी सक्सेसफुल, वी आर नॉट सक्सेसफुल येट, वी आर गेटिंग देयर, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ लर्निंग. एक आपने काफ़ी बात बोली कि रेसिपीज़ भी आपने खुद से डेवलप किए. तो ये जैसे कि आप पहले बताते कि जो मसालाज लाके खुद वहाँ यूके में एक्सपेरिमेंट करके आप कस्टमर का फीडबैक लेते थे, या और कोई उसमें चीज़ करते थे? क्योंकि एक बर्गर या एक चीज़ तो बनाना आसान होता है,
मतलब एक बना, बट आपने ऐसे कि मल्टीपल बर्गर्स भी बनाए और जो भी काफ़ी पॉपुलर भी हैं। देखिए, जो यूके में बनाए थे वो अभी वाले बर्गर से काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी डिफरेंट हैं जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी उससे। तो बर्गर सिंह लॉन्च करने से पहले करीबन 2014 के अंदर मैंने कम से कम 3-4 महीने अपने आप को एक फ्लैट के अंदर बंद कर लिया था। मेरे को फाउंडर है नितिन, आ, वो नासिक में थे, उनको भी बुला लिया था और रोज़ ही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की तैयारी हो रही होती थी। खुद ही पहले खाए, सबको बाहर तो नहीं खिलाया जा सकता। कुछ 7-8 केजी वेट गेन किया और फिर अपने दोस्तों को बुलाया गया, उनको उस फ्लैट के अंदर बुलाया जाता था और प्रोडक्ट ट्रायल होते थे। 2-3 महीने के अंदर दोस्त भी थोड़े कम होने लगे। उन्होंने कहा यार ये पकड़ के पता नहीं क्या कुछ खिलाता रहता है, तुमने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पर रेसिपीज़ इस तरह से तैयार हुई हैं। हम अभी भी मोर और लेस खुद ही करते हैं ये सब कुछ। ओके। एंड जैसे कि आपने बोला कि जब 2014 में आपने फाइनली बियर कैफ़े छोड़ा और अपना सेट किया, तो वहाँ पे फिर आपने इनिशियल टीम कैसे बनाई? जैसे कि आपने बोला आपको तो एक्सपीरियंस आ गया था, बट इसमें क्योंकि ये थोड़ा ऑफलाइन हैवी बिजनेस है और तो वो इनिशियल टीम में मतलब फाउंडर तो बहुत मोटिवेटेड रहता है, बट उतने मोटिवेटेड को फाउंडर्स ढूंढने में एंटरप्रेन्योर्स को दिक्कत होती है, तो वो प्रॉब्लम कैसे क्रैक किया? देखिए, लोग कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ कभी काम नहीं करना चाहिए। मेरी ओपिनियन इस बारे में बिल्कुल डिफरेंट है। आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। आपको यू हैव टू बी अ पीपल पर्सन एंड यू हैव टू ट्रस्ट पीपल, यू हैव टू हैव देम ट्रस्ट यू। और दोस्तों के साथ काम करने में, अच्छे गहरे दोस्तों के साथ में काम करने में ये है कि आपको बार बार पीछे मुड़ के ये नहीं देखना पड़ता कि ये अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या ये इतनी मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या ये इतना मोटिवेटेड है कि नहीं कर रहा। तो मैं और नितिन तो आप ये समझिए दोस्त हैं जब से हम 12 साल के थे। हम बोर्डिंग स्कूल साथ गए, साथ बड़े हुए हैं, सेम कमरे में रहे हैं। जब मैं ये सब कुछ यूके वगैरह घूम रहा था, वो कॉलेज के बाद में सीधा पिज़्ज़ा हट KFC में चले गए। TGIF में भी काम किया। उनके पास में कुछ 15 साल का हार्डकोर QSR ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस है। तो शुरू में तो ये टीम काफ़ी अच्छी थी। मैं आउटवर्डली सारा कुछ देखता था, वो ऑप्स संभालते थे। शुरू में वो टिल संभालते थे, मैं बर्गर बनाता था। हमारे पहले स्टोर के अंदर वो कैश काउंटर पे थे, मैं अंदर पैटीज़ बनाता था। ऐसे करके धीरे-धीरे स्केल करते रहे। उसके बाद में राहुल आए। राहुल को भी मैं आई थिंक जॉइन करने से पहले कुछ 1-10 साल पहले से जानता था। काफ़ी अच्छे दोस्त थे। आई नो ही हैज़ अ सेट ऑफ स्किल्स जो मेरे पास नहीं है। आई ट्रस्ट हिम, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो उनको ले आए। फिर संचित मेहता हैं, वो मेरे साथ में पाइंट रूम के दिनों में साथ थे। उनके साथ में काफ़ी काम किया। पॉइंट रूम सॉरी, मतलब बेयर बियर कैफे, कैफ़े। उनके साथ में काफ़ी काम किया। तो फिर उनको भी बुला लिया। तो ऐसे करके टीम बनती रही। पर आप ये समझिए कि हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और यही कोर टीम है। एक दूसरे के बारे में कभी चेक नहीं करना पड़ता और सब उतने ही मोटिवेटेड है जितना मैं हूँ। कई बारी मैं कम होता हूँ, कोई और ज़्यादा होता है, पहिए ऐसे चलते रहते हैं गाड़ी के। और जैसे कि आपने 2014 में शुरू किया, तो तब आई गेस आपका पहला आउटलेट गुड़गांव में ही था, तो आपने वो लोकेशन और वो सब कुछ खुद से फिगर आउट किया, क्या इन्वेस्टमेंट लगी, वो पहला आउटलेट का प्रोसेस क्या था? देखिए, अभी तक काफ़ी सारे बियर कैफे चलाने के बाद में इन्वेस्टमेंट, लोकेशन वगैरह तो काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया था। हमने डोमिनोज से काफ़ी कुछ सीखा है। हमारा इरादा था दैट वी वांट टू बी द डोमिनोज ऑफ बर्गर्स। क्योंकि जब हमने ये ब्रांड खोला था तो हमने देखा था कि पिज़्ज़ा के अंदर क्या हो रहा है, और पिज़्ज़ा में भी यही था कि शुरू में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे, 3-4 प्लेयर आए, फिर बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आ गए और उनमें से एक सर्वाइव्ड एंड डिड बेटर देन द रेस्ट। डोमिनोज का मॉडल क्या था, वो डिलीवरी हैवी था। दुकान चाहे उनकी छोटी हो, उनका साइनेज बड़ा होता था और साइनेज आगे होता था चाहे दुकान पीछे हो। तो हमने बोला यार विजिबिलिटी के ऊपर काफ़ी जोर है, तो हमने वो सन सिटी वाली दुकान इसलिए ढूंढी क्योंकि एक तो छोटी दुकान थी, वी कुड अफोर्ड इट। दूसरा, उसके जितना मतलब बड़ा उसका साइनेज की स्पेस थी उतनी बड़ी दुकान थी। 140 स्क्वायर फीट की साइनेज की स्पेस थी और 140 स्क्वायर फीट की दुकान थी। ओके। और तीसरी चीज़ क्या थी, उधर पे ट्रैफिक जैम लगता था। अगर आप यहाँ से सन सिटी की तरफ जाएं गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, तो वो चौराहे से पहले ट्रैफिक जैम लगता है। तो आपकी विजिबिलिटी दिखती है हर इंसान को जो घर आ रहा होता है 5-7 मिनट के लिए कि उस जैम में उसको घूरता रहेगा। तो खुद ही किया, खुद ही फिट आउट किया और खुद ही सारा। और कितना इन्वेस्टमेंट लगा ये पहले आउटलेट पे? 20 लाख लगे। अच्छा। एंड फिर तो वो फिर आपका एक्चुअल टेस्ट हुआ कि एक्चुअल कस्टमर्स पे करके प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो
उसका क्या मतलब रिजल्ट है, मतलब कब तक ब्रेक इवन हुआ? और पहले 3 महीने में ब्रेक इवन हो अच्छा, तो मतलब काफी जल्दी बहुत मार्केट फिट जल्दी। जो होता देखिए था। मैं और नितिन दोनों QSR में काफी टाइम से थे, मतलब मेरे को भी फूड का तब तक थोड़ी समझ थी, नितिन को तो बहुत ज्यादा समझ थी। 3 महीने के अंदर ब्रेक इवन हमने देखा नहीं था, तो तब हमको काफी कॉन्फिडेंस आया कि वी आर ऑन टू समथिंग, दिस विल वर्क। और वो जो आउटलेट है आप और नितिन ही चलाते थे? जी। ओके। एंड जैसे कि मुझे भी बर्गर सिंह के बारे में अराउंड आई एम अज्यूमिंग 2016 2017 को पता चला, और गुड़गांव में भी पता था, और फिर आपने सीपी में आउटलेट्स खोले। तो मैं काफ़ी बार सीपी में जाके खा के मुर्ग मखनी बर्गर काफ़ी पसंद है मुझे। बट तब मैंने देखा था कि आपके आउटलेट्स कम हैं, और अभी मैं लास्ट 2-3 ईयर्स में देख रहा हूँ कि अब काफ़ी ज़्यादा स्पेशली दिल्ली एनसीआर में आपने स्केल किया। तो वो तो होता क्या है ना कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हमने देखा है कि 2-3 आउटलेट तो बहुत लोग खोल लेते हैं, बट फिर स्केलिंग में दिक्कत आती है। तो वो आपने क्या इनिशियल प्रॉब्लम्स आई और उसको कैसे क्रैक करके स्केल किया? देखिए ऐसा है हमने पहले क्या था, मॉडल थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा महंगा बर्गर बेचते थे। हाँ, ये मैंने देखा था कि आई थिंक 150 प्लस वाले बिग 200 बर्गर्स रुपए थे। के ऊपर ही थे सब कुछ। और डिलिबरेट ये था कि हम मैकडोनल्ड्स के डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं आना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा महंगा बर्गर बेचते थे और डिलीवरी करते थे। और मैकडोनल्ड्स सस्ता बर्गर बेचता था और डाइन इन पे ज़्यादा जोर था। तो एम वॉज कि इनके साथ में डायरेक्ट कंपटीशन में आएंगे तो तकलीफ रहेगी। फिर क्या हुआ, फिर कुछ चीज़ें बदली। पहले हमारा थोड़ा डिलीवरी के ऊपर मोनोपोली थी, फिर जोमेटो और स्विगी ने $1-1 बिलियन रेज किया और फिर सभी लोग डिलीवरी कर रहे थे। तो जो हमारा एक वो बैरियर टू एंट्री, या आप समझिए जो मोट। हमारा यूएसपी था, वो रहा नहीं, और सब लोग वही करने लग पड़े। दूसरी चीज़ क्या हुई, हमने थोड़े पैसे रेज किए और हम गुड़गांव और साउथ दिल्ली से आगे बढ़े थोड़ा। द्वारका में खोला, नोएडा में खोला, और सडनली हमको रियलाइज हुआ कि उतने लोग, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, इनफैक्ट नुकसान हो रहा था दोनों जगहों पे। तो मोटा मोटा ये समझ में आया कि यार अगर स्केल करना है तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग नीड्स टू बी इंडिया जनता मील। अच्छा प्रोडक्ट, अफोर्डेबल रेट्स का। ये 300-350 रुपए का बर्गर आप 10-12 जगहों पे बेच पाओगे हिंदुस्तान में, विच इज नॉट कॉल्ड स्केलिंग, है ना। 20 आउटलेट खोल लिए, ठीक है। हम खोलना चाहते थे 1000 आउटलेट, तो 1000 आउटलेट तो 350 रुपए का बर्गर हिंदुस्तान में नहीं बिकेगा, हिंदुस्तान मेट्रो में बसता है। तो हमको दो चीज़ें समझ में आई, एक कि ये जो डिलीवरी वाला डिफेंसिबल स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरा हमको समझ में आया कि प्राइस पॉइंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तीसरा समझ में आया कि अगर इस प्राइस पॉइंट पे करोगे तो आप मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग के अगेंस्ट तो आओगे ही आओगे, राइट। प्राइस पॉइंट वही। तो फिर हमने बोला अगर इसको अवॉइड करना है तो हमको ज्योग्राफी चेंज करनी पड़ेगी। अब कई जगहें हैं जहाँ पे मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग नहीं खोलना चाहते, टियर 2 टियर 3 सिटीज, क्योंकि उनका स्टोर खोलने में 4 करोड़ रुपए लगते हैं। 4 करोड़ रुपए की रेवेन्यू निकालने में एक, मान लीजिए मुरादाबाद जैसी सिटी के अंदर वाइबल नहीं है, इकोनॉमिकली वाइबल। पर हमारा स्टोर खुलता है 35 से 40 लाख में, ओके। वहाँ पे वाइबिलिटी है। तो हमने डिसाइड किया कि एक, प्रोडक्ट को थोड़ा प्रोफाइल चेंज करेंगे। दूसरा, ये डिलीवरी वाली डिफेंसिबल स्ट्रैटेजी नहीं है, डिलीवरी करेंगे पर डाइन इन भी करेंगे। तीसरा, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर जाएंगे, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है। और चौथी चीज़ जो रियलाइज़ की कि हिंदुस्तान के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फूड फ्रेंचाइजी ब्रांड नहीं है बर्गर्स में? अक्रॉस। अच्छा। सिर्फ सबवे है, बाकी आप देखिए फ्रेंचाइजी बिजनेस, इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी बिजनेस से ज़्यादा फूड के अंदर है नहीं। सब ने अपने मास्टर फ्रेंचाइजी दे रखी है, मैकडोनल्ड्स ने अपने मास्टर दे रखा है, डोमिनोज ने अपना मास्टर दे रखा है। कोई भी ओपन टू फ्रेंचाइजी स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं है। सारे अब जिसको मैं कहता हूँ हिट एंड रन ऑपरेशन, के बेचती फ्रेंचाइजी, 5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी ले ली, अब इसके बाद में चले ना चले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ना चले तो इवन बेटर, मैं फिर से बेच दूंगा किसी को 5 लाख। इंडिया फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस, ये लैंडस्केप था। तो हमने बोला यार ये फ्रेंचाइजी बिजनेस बनाना पड़ेगा, और फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं कर पा रहे लोग ये। तो फिर हमको ये कंट्रोल वाली प्रॉब्लम आई। तो वी बीन प्लानिंग फॉर फ्रॉम अगस्त ऑफ, एक्चुअली नॉट बिफोर दैट, we started planning on building a franchisee business in 2018, जनवरी ऑफ 2018। और उसको बिल्ड करने के अंदर हमको थोड़ा समय लगा, 18-19 महीने लगे, और फिर हमने फ्रेंचाइजी बिजनेस को टेक ओवर किया। आई मीन एक्टिवली फ्रेंचाइजीज बेचनी स्टार्ट की। अब जो हम ये 80 स्टोर्स हैं जो आप बोल रहे हैं इतनी रैपिड एक्सपेंशन है, ये इसलिए है कि हमने बीच में थोड़ा लल पीरियड लिया,
आप समझिए 2018 से लेके 2019 तक हम थोड़ा स्लो डाउन हुए, क्योंकि हम अपने सारे मॉडल्स को रीडिफाइन कर रहे थे, हम अपने प्रोडक्ट को रीडिफाइन कर रहे थे, हम अपने आउटलेट ओपनिंग स्ट्रैटेजीज को रीडिफाइन कर रहे थे, और हम अपने फाइनेंशियल मॉडल विच इज़ द फ्रेंचाइजी मॉडल को रीटूल कर रहे थे। इसमें टाइम लगता है 2 साल, सही बंदा हायर करना, सही टेक्नोलॉजी करना है वो। अराउंड अगस्त ऑफ 2019 हमने इसको फिर लॉन्च किया, एंड कोविड आ गया बीच में, थोड़ा स्लो डाउन था, पर अब वी आर डूइंग प्रीटी वेल। आप ये समझिए हर 8 दिन के अंदर एक बर्गर सिंह का स्टोर खुलता है, 5 से 6 दिन के अंदर हम एक बर्गर सिंह का फ्रेंचाइजी साइन करते हैं। अभी हम प्रोडोमिनेटली नॉर्थ इंडिया में ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक देयर इज अ कुजीन गैप ओवर देयर, इतना पेनिट्रेशन नहीं है। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ वहाँ पे अच्छा कर रही हैं रेवेन्यू वाइज, और हमारी सप्लाई चेन एफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भैया खाना आप पहुँचा पाओगे अपनी फ्रेंचाइजी तक, तो इस एरिया के अंदर यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ। अभी वी आर करंटली अबाउट एट 80 स्टोर्स, जिसमें से 60 स्टोर्स लाइव हैं, 20 बन रहे हैं अभी। मेरे को लगता है कि आप बाय द टाइम वी कम टू दिसंबर 100 स्टोर्स हो जाएंगे। और अभी कितने सिटीज़ में ऑपरेशंस हैं? 23 23 सिटीज़ इंडिया। और अभी फिर आपका पिछले साल का रेवेन्यू किस टाइप से था अप्रॉक्स? आई थिंक आवर जीएमवी लास्ट ईयर वाज अबाउट 62 करोड़। ओके। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि अब ग्रोथ हो रहा है, और आपने स्टार्टिंग में बोला कि फंडिंग भी रेज करिए, तो अभी आप और फंड्स रेज कर रहे हैं या कैसे स्केल कर रहे हैं? क्योंकि हमने नॉर्मल जो हम स्टार्टअप देखते हैं वो देखते हैं कि हर 18 महीने में ही कंटिन्यूसली फंड्स रेज कर रहे हैं। देखिए हमारे को इतनी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको थोड़ा धैर्य और संयम की रिक्वायरमेंट है कि जो है उसको ठीक से चलाया जाए, और जिस टेरिटरी में है उसको ठीक से चलाया जाए। तो अभी हम मध्य प्रदेश के नीचे नहीं जा रहे, हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहेंगे। इसके लिए हमारे पास में वी आर प्रॉफिटेबल, वी बीन प्रॉफिटेबल फॉर अ वाइल। मेरे को ये कैश बर्न का बिजनेस समझ में नहीं आता कि $1 बिलियन रेज किए और फिर कस्टमर एक्विजिशन में बहुत पैसा लगा दिया, और उसके अंदर फिर रेस करने चले गए, फिर रेस करने चले गए। वो तब होता है जब आप एक सेगमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। मैं सेगमेंट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील। बर्गर बना रहा हूँ, डबल रोटी के बीच में टिक्की है और कुछ नहीं। इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्रेंचाइजी का पैसा बनेगा तो आपका पैसा बनेगा, ये बर्न का कोई एसोसिएशन नहीं है। पर हम थोड़ा बहुत रेस करते रहते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से करते हैं। वी गॉट इन्वेस्टर्स जो कि हमारे अंदर फेथ है, वो भी ज़्यादा नहीं, मतलब आप समझे 4-5 करोड़ रुपए रेज किए टू या टोटल मार्केट एंड स्टफ लाइक दैट। टोटल में अराउंड 4-5 करोड़। नो, टोटल इनिशियली हमने काफ़ी रेज किया मॉडल को बिल्ड करने के, पर अब ये मॉडल बिल्ड हो गया, अब इसके अंदर हमको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हम साउथ ऑफ इंडिया के अंदर जाएंगे। अभी हम साउथ में नहीं है, तभी हमने मध्य प्रदेश पे रोक दिया। हम पहले इस टेरिटरी को पूरी तरह कवर करना चाहते हैं जिस टेरिटरीज में हम हैं, उसके बाद में हम एक फंडिंग राउंड रेज करेंगे, ताकि अपनी प्रेजेंस हम बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के अंदर इस्टेब्लिश करें। तो अभी टोटल में कितना फंडिंग रेज किया? आई थिंक वी रेज्ड अबाउट 40 करोड़ स्टिल। एंड जो अभी इन्वेस्टर्स के पास कितना अप्रॉक्स स्टेक होगा? 50%। ओके, अराउंड दैट। ओके, शायद थोड़ा कम। ओके। अब ये जैसे कि आपने एक चीज़ पे बहुत फोकस किया, प्रॉफिटेबिलिटी। अब इंडिया में जितना मैंने पढ़ा था कि ये जो फूड आउटलेट्स हैं उनको प्रॉफिटेबल होने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब 1-2 स्टोर में हो जाते हैं, उसके बाद नहीं हो पाते हैं, 3-4 साल में बंद हो जाते हैं। तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी कैसे क्रैक किया? मतलब क्या आपके जो नंबर्स, एबिटा, वो सब क्या है? बट उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि इतने कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जिसमें मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग जो कि काफ़ी लार्ज स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें भी उनके यहाँ कम्पीट करके भी आप कैसे प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं? देखिए हमने हमारी एक बड़ी क्लीन स्ट्रैटेजी है, जो कि मैंने क्रिस्पी क्रीम डोनट से सीखी थी अब्रॉड। क्रिस्पी क्रीम अब्रॉड में ना ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता, उनका प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है कि आप एक बार ही खा लोगे तो आते रहोगे। तो प्रोडक्ट फ्री देते हैं, उनकी लाइन में खड़े हो जाओ ना तो उनका एक फ्री डोनट होता है। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में काफ़ी खाया। तो हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया। तो अगर आप देखेंगे हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है और सबसे कम प्राइस के अंदर, तो क्या हमारी फूड कॉस्ट थोड़ी बाकी लोगों से ज़्यादा है, पर इससे होता क्या है, जो कस्टमर है उसको वैल्यू प्रोपोजिशन समझ में आती है कि यार ये बहुत अच्छा बर्गर है, मेरे को 150 रुपये में मिल रहा है। इससे क्या होता है दैट रिपीट कस्टमर नहीं तो काफ़ी बढ़ जाता है। नहीं तो क्या है, हर बार ही नया कस्टमर ढूंढने के लिए जाएंगे और उसका अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है वो चला जाएगा, फिर आप नया कस्टमर ढूंढोगे, ऐसे कितने ढूंढते रहोगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला कस्टमर आया उसको प्रोडक्ट इतना अच्छा लगे कि अब वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहे। तो कस्टमर लाइफ टाइम
स्पेंड काफ़ी ज़्यादा है हमारा, इट बिकम्स प्रॉफिटेबल। प्रोडक्ट अच्छा बेचोगे, देखो यार, प्रोडक्ट अच्छा बेचोगे तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इट्स एज सिंपल। और अभी जैसे कि यूजुअल जो आप जब कोई आउटलेट, पहली बात आपके किन किन टाइप के आउटलेट्स हैं? जैसे आपने बताया एक डाइन इन है और एक डिलीवरी टेक अवे है, और भी किस टाइप के आउटलेट्स हैं? देखिए, हम 3 तरह के आउटलेट्स खोल रहे हैं प्रोडोमिनेटली। एक है फूड कोर्ट, दूसरा है डाइन इन। डाइन इन हमारे छोटे हैं, एनीथिंग फ्रॉम 600 स्क्वायर फीट टू 1100 स्क्वायर फीट, उससे ज़्यादा नहीं। और तीसरा है ड्राइव थ्रू, विच इज़ हाईवेज पे खोलते हैं। प्रोडोमिनेटली ये 3 मॉडल हैं। इनके EBITDA वेरी करते हैं, इनकी प्राइसिंग भी वेरी करती है। आप देखिए, जो फूड कोर्ट वाला मॉडल है वो बनाना सस्ता है, आप समझिए 25 लाख में बन जाता है सब कुछ। उसका EBITDA आता है, आप समझिए 16 या 17%। ठीक है, मतलब एनीथिंग फ्रॉम 15 to 17% आता है, विच इज़ अ गुड रेवेन्यू, क्योंकि फूड कोर्ट के अंदर मॉल को भी देना पड़ता है, राइट? मॉल भी रेव शेयर चार्ज करता है, तो उधर पे थोड़ा EBITDA कम है, बट खर्चा भी कम है, हेडेक भी कम है। दूसरा मॉडल जो है, जो डाइन इन मॉडल है, वो 19 से 20% आपको EBITDA देता है, पर उसके अंदर खर्चा है 45 लाख रुपए। और जो तीसरा मॉडल है, उसके अंदर जो ड्राइव थ्रू है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मॉडल है। आप समझिए करीबन 24% EBITDA देता है वो, और 65 लाख रुपए खर्च होते हैं उसको बिल्ड करने में। डिफरेंट पॉकेट साइज के लिए डिफरेंट। ये जो 3-4 मॉडल हैं, ये बढ़िया चलते हैं, दे आर नो ब्रेनर्स एज यू से। अच्छा, वो टेक अवे टाइप के आउटलेट्स अभी आपने? वो फूड कोर्ट ही टेक अवे है। ओके। हाई स्ट्रीट के ऊपर टेक अवे के अंदर एज अ फ्रेंचाइजी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक दिल्ली, बिकॉज टेक अवे का इतना कल्चर नहीं है, गर्मी बहुत है, ये थोड़ा इशू है। और फिर जैसे कि आपने बोला कि आपने अपना भी फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करने में करीब 1-1.5 साल लगा है, तो उसमें फिर आपकी फ्रेंचाइजी फी किस टाइप से आती है, और अप्रॉक्स एक जो बनाता है वो कब ब्रेक इवन होता है और कितना प्रॉफिट अप्रॉक्स कमाता है? देखिए, फ्रेंचाइजी का बिजनेस ना लोकेशन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता है। कई बार लोग बहुत ही सस्ती दुकान पीछे ले लेते हैं, तो उसको फिर ब्रेक इवन करने में बहुत समय लग जाता है। तो अब हमने क्या कर रखा है, अब हमने ये भी कंट्रोल ले रखा है कि हम बताएंगे बस इफ द शॉप इज अप्रूव्ड और नॉट। जनरली ये बर्गर सिंह स्टोर, आप समझिए पहले 5 महीने के अंदर, 4 से 5 महीने के अंदर ब्रेक इवन देना स्टार्ट कर देता है। एंड अ फ्रेंचाइजी मेक्स, अगेन डिपेंडेड ऑन द मॉडल, 25 लाख का खर्च किया है, 65 लाख रुपए खर्च किया है। आप ये समझिए, ड्राइव थ्रू वाले को हटा के डाइन इन और फूड कोर्ट का मॉडल, एक फ्रेंचाइजी अपने जेब के अंदर एनीथिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ अ मंथ इन प्रॉफिट टू 5 लाख रुपीज़ अ मंथ इन प्रॉफिट ले जाता है। जो ड्राइव थ्रूज हैं वो थोड़े ज़्यादा है, यू कैन मेक एनीथिंग फ्रॉम 3 lakhs to 8-9 lakhs इन प्रॉफिट। और आपका वो कमीशन कितना रहता है? तो देखिए, हम लेते हैं 8% रॉयल्टी, एंड दैट्स इट। अच्छा, रेवेन्यू पे डायरेक्टली 8%? जी। कूल। तो अभी जैसे कि जैसे आप जब आपने शुरू किया सिर्फ अमेरिकन ब्रांड से, और आई एम गेसिंग आप वन ऑफ द फर्स्ट थे जो कि इंडियनाइज्ड बर्गर्स लेके आए थे, बट अब हम देख रहे हैं कि इतने सारे इंडियन ब्रांड्स भी आ रहे हैं, बर्गर क्लब, बिगी बर्गर, और भी वाटर बर्गर, ये सब है। तो फिर अब क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, या डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, या अब कैसे आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं? देखिए, जो बर्गर प्रोडक्ट कैटेगरी है वो काफ़ी स्केलेबल कैटेगरी है, वो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है इस देश के अंदर। आप ये समझिए कि, आई कुड बी स्लाइटली रॉन्ग अबाउट द फिगर्स, पर अगर आप ये देखें कि पूरे इंडिया के अंदर बर्गर क्विजीन में सेल्स के अंदर आती है नंबर 8। ओके। कुछ आप ये समझे 3-4 हज़ार रेस्टोरेंट्स हैं जो कि पूरी मार्केट को सर्व करते हैं। इसका मतलब एक रेस्टोरेंट को कुछ 42 ऑर्डर्स मिलते हैं पर डे। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इंडियन फूड के साथ में, नॉर्थ इंडियन के साथ में, तो कुछ 90,000 रेस्टोरेंट इस मार्केट को सर्व कर रहे हैं, और एक आउटलेट को सिर्फ 11 ऑर्डर मिलते हैं पर एवरेज, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इससे क्लियरली ये पता चलता है कि मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड। वेल पेनिट्रेटेड मार्केट है दिल्ली। दिल्ली के अंदर मैकडॉनल्ड्स भी है, बर्गर किंग भी है, हम भी हैं नंबर 3 के ऊपर, वाटर बर्गर भी है, बर्गर क्लब भी है, बर्गर ग्रिल भी है, सारे मतलब नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 सारे प्लेयर्स नेशनली दिल्ली बेस्ड हैं। दिल्ली के अंदर बर्गर कुजीन नंबर 3 पे आती है। ओके।
सो दैट मीन्स कि पूरे देश के अंदर अभी ये नंबर 6 या 8 से 3 पे मूव करेगी, क्योंकि स्केलेबल प्रोडक्ट है और अंडर पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट है. दैट इज वाई वी आर प्रॉफिटेबल, राइट. अगर कंपटीशन इतना होता तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पाती. तो ये जो कंपटीशन है ये अच्छा है. इससे क्या हो रहा है, मार्केट एक्सपैंड हो रही है. और देखिए बर्गर सबके ठीक है ना. बर्गर बनाने के अंदर कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स जस्ट somebody has a good day, somebody has a bad day. Consistency of product over the years बताता है कि कौन सा चैंपियन है, कौन सा नहीं. So I don't think competition is too much. We are good. I think mostly everybody is making money. It's a good landscape. और अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अब आप टीयर 2 सिटीज़ और इन सब में भी फोकस कर रहे हैं, तो ये जब आप फ्रेंचाइजी ढूंढते हैं तो किस बेसिस पे ढूंढते हैं? देखिए हम नहीं ढूंढते, फ्रेंचाइजी आती है. ओके. हमारे पास में पिछले महीने करीबन 468 फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट हैं, जिसके अंदर कुछ साउथ की भी हैं जिसको हम छोड़ देते हैं, पर मोस्टली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट से. इसके अंदर क्या है, हमारा फ्रेंचाइजी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट है. हम देखना चाहते हैं कि भैया हम किसके साथ में काम कर रहे हैं. कि सबसे ज़्यादा सक्सेस और फेलियर का फ्रेंचाइजी में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप काम किसके साथ कर रहे हैं. तो वी गॉट सर्टन क्राइटेरियाज. हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हम लीगल ड्यू डिलिजेंस करते हैं. उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बंदा अब काम करने लायक है. तभी तो 400 रिक्वेस्ट में से 4 या 5 फ्रेंचाइजी साइन अप करते हैं हम पर मंथ. एक्चुअली पिछले महीने वी साइंड 8, बट 400 में से 8 इज अ वेरी लार्ज फिल्ट्रेशन प्रोसेस. एक बार हमने बंदा डिसाइड कर दिया दैट वी वांट टू वर्क विद हिम, देन वी टेल हिम बॉस क्या लोकेशन है. तो हम जनरल ज्योग्राफी भी बताते हैं कि बॉस ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है, इसके अंदर आप दुकान ढूंढ लीजिए. हमारे को अब अच्छा आइडिया है कि इधर कितनी सेल होगी कितनी नहीं होगी, तो हम उनको एक रफ P&L भी बनाते हैं कि बॉस इतनी सेल होने की उम्मीद है, आपकी लेबर कॉस्ट इतनी होगी, आपकी फूड कॉस्ट इतनी होगी. दीज आर ऑल रफ आइडियाज, ओनली टू टेल हिम कि बॉस आपको कितने किराए की दुकान ढूंढनी चाहिए. बिकॉज रिटेल के सक्सेस और फेलियर्स के अंदर लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो यू कांट बी पेइंग 5 लाख इन किराया, राइट. तो हम उसको बताते हैं बॉस इतना धंधा है, कंपटीशन इतना है, 10 लाख का होगा, 5 लाख का होगा, 15 लाख का होगा, आपका फूड कॉस्ट रफली ये होगा, इससे ज़्यादा की दुकान मत लीजिएगा. देन दैट गाय लुक्स एट द शॉप. वो एक बार इसने अपनी दुकान डिसाइड कर ली है, तो फिर हमारी टीम उसको ओके देती है, और फिर हमारी टेक्निकल टीम जाती है, आर्किटेक्ट, डिज़ाइन, ये वो, फिर उसको वी सेट दैट अप फॉर हिम. अब क्या है, बिगिनिंग वाले 2 प्रोसेसेस तो हमने क्लीन कर लिए हैं, बंदा कौन है एंड सेकेंड इज दुकान क्या है, एंड देन नाउ द वर्क स्टार्ट्स. और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यूनिट इकोनॉमिक्स सही होना बहुत ज़रूरी है, तो अप्रॉक्सली यूनिट इकोनॉमिक्स होते कितने, मतलब मान लो 1 लाख का या 10 लाख के सेल में कितना रेंट कॉस्ट अप्रॉक्स होता है परसेंटेज वाइज? देखिए वेरी करता है. आप ये मोटा मोटे समझिए कि एक एवरेज बर्गर सिंह का स्टोर 8 महीने की मैच्योरिटी के बाद में 12 से 14 लाख रुपए करता है. हमारे लिए इतना नंबर बहुत है, क्योंकि आप ये देखिए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर ये रेवेन्यू निकालना इज गुड. इसके ऊपर द गाय मेक्स एनीथिंग फ्रॉम 10% EBITDA टू 19% EBITDA, तो हो गया 1 लाख से 2 लाख रुपए उसका निकल गया. अब लेबर कॉस्ट फ्लक्चुएट स्लाइटली. टीयर 2 टीयर 3 के अंदर लेबर कॉस्ट थोड़ी कम है, जस्ट चीपर वर्कफोर्स. फूड कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है. तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. और जैसे कि फूड इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि काफ़ी इंडियंस को एंट्री मारना होता है, या फिर काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है कि फूड बिजनेस में एंट्री मारें. और स्पेशली अब स्विगी जोमेटो के आने के बाद हर कोई सोच सकता है कि यार हम क्लाउड किचन खोलेंगे. बट आपके इतने साल के एक्सपीरियंस से क्या आप एडवाइस देंगे, या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं फूड एंटरप्रेन्योर्स आपके हिसाब से? कहते हैं ना, फूड इज़ अ सेक्सी बिजनेस. हर आदमी चाहता है कि उसका एक रेस्टोरेंट हो, जैसे हर अमीर आदमी चाहता है कि उसका एक प्लेन हो, है ना. तो क्या है, और एक इंसान को थोड़ी बहुत भी खाना बनाना आता है, जैसे थोड़ा बहुत किसी को चावल बनाना आता है तो सोचता है मैं बिरयानी का रेस्टोरेंट खोल देता हूँ. और जोमेटो और स्विगी ने क्या किया है, क्लाउड किचन इतने आसान कर दिए कि हर एक इंसान एक क्लाउड किचन खोल के बैठा है. तो मेरी एडवाइस इस बारे में ये होगी कि बस प्रोडक्ट के ऊपर प्रेपरेशन जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बाकी सब शोशा है, प्रोडक्ट इज़ इंपॉर्टेंट. क्या खा रहा है, कितने का खा रहा है, और कितनी बारी वापस आएगा, उसके अंदर समय लगाइए, जल्दबाजी मत करिए.
मार्केट को स्टडी करिए। कई सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि ओवर पेनिट्रेटेड है। जैसे अब बिरयानी की मार्केट, आपने पढ़ा होगा, हर 90 सेकंड में एक बिरयानी बिक रही है। बहुत बिरयानी के प्लेयर्स हैं, स्पेशली बिरयानी लोकलाइज्ड है। अब जो 10 प्लेयर आपको हैदराबाद में मिलेंगे वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे, दिल्ली के जो 10 प्लेयर होंगे वो आपको साउथ में नहीं मिलेंगे। 3-4 ब्रांड्स हैं जो कि नेशनली स्केल कर पाए, राइट। बिरयानी बाई किलो कर पाया है, बेरूज कर पाया है। आई कैन ओनली थिंक अबाउट दीज टू, राइट। तो इसका मतलब बिरयानी लोकल क्विजीन टू क्विजीन चलेगी। बहुत ओवर पेनिट्रेटेड मार्केट है, क्योंकि हर इंसान जिसको चावल बनाना आता है वो सोचता है यार मैं बिरयानी का रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, खाली बैठा हूँ, राइट। दूसरी, चाइनीज फूड बहुत ओवर पेनिट्रेटेड मार्केट है, इंडो चाइनीज। सो बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि कौन सा सेगमेंट अवेलेबल है, बिकॉज जितना कम कंपटीशन होगा उतना ज्यादा पैसा बनेगा एट द एंड ऑफ द डे। बट ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी कुजीन उठा के ले आओ जो हिंदुस्तान को समझ में ना आए। सो डू अ लॉट ऑफ रिसर्च कि आप बेचने क्या वाले हो, किस पॉइंट का बेचने वाले हो और किसको बेचने वाले हो, किस रेट का। सो दैट्स माई एडवाइस। माई सेकेंड एडवाइस इज, जहां आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं वहां थोड़ा सा और पैसा डालिए और एक फूड कोर्ट में चले जाइए, क्योंकि क्लाउड किचन के अंदर ब्रेक इवन करना, हाँ आपका रियल एस्टेट सस्ता पड़ता है, आपकी दुकान बनती भी सस्ते में, पर क्या है जो आप किराए में बचा रहे हो वो आप जोमेटो स्विगी को दे रहे हो, क्योंकि आप चाहे 10 रुपए की सेल करो वो फिर भी 25% लेके जाएगा। आप 10 लाख की भी करो तो वो 2.5 लाख ले जाएगा। अच्छा। अब इससे अच्छा तो आप 1 लाख रुपए की दुकान खोल लेते ना, जिसके अंदर कुछ डाइन इन का भी ट्रैफिक आता। डाइन इन का जो ट्रैफिक है वो सारा का सारा आपकी पॉकेट में, डिलीवरी का कुछ भी होगा 25% वो ले जाएगा। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका मॉडल ठीक नहीं है, या जो जोमेटो स्विगी बहुत नेसेसरी है, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस जो यू एंड आई कुड नॉट डू, राइट। खुद ही सेल जनरेट करते हैं, खुद ही आते हैं, उनका बंदा आता है गाड़ी से उठाता है लेके जाता है, आपने सिर्फ खाना बनाना है। सो दे टेक देयर पाउंड ऑफ फ्लैश, पैसे लगते हैं उनके। बट अगर आपने प्रॉफिटेबल बनाना है अपने मॉडल को और आप मतलब चाहते हैं 2 या 3 स्टोर खोलें, तो मेरी एडवाइस होगी कि कुछ डाइन इन की फुटफॉल जरूर रखिएगा, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा आपकी जेब में आता है। और ये जैसे कि आपने बोला था कि सप्लाई चेन में भी काफ़ी काम करने का ज़रूरी है, तो वहाँ पे भी आई गेस स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको प्राइसिंग और वो सारी चीज़ों पे भी आई एम अज्यूमिंग काफ़ी काम करना पड़ता होगा। देखिए, अगेन हमने कुछ, वी हैवंट रीइन्वेंटेड द व्हील। हमारी जो सप्लाई चेन है वो वी लर्न फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स। हमारा प्रोसेसर मॉडल है, कोल्ड चेन के थ्रू जाता है, तो हमारी सप्लाई चेन डिफिकल्ट टू रन है, पर वी आर नॉट शेफ डिपेंडेंट। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अगर आप स्टोर लेवल के बाद, जैसे सबवे है वो शेफ डिपेंडेंट नहीं है, वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। मैकडॉनल्ड्स प्रोसेस डिपेंडेंट है, कोई भी शेफ बन सकता है। वैसे ही हमने शेफ डिपेंडेंसी कम कर ली, क्योंकि एक ये भी थ्रेट होता है कि आज शेफ है कल भाग गया दूसरी जगह नौकरी ले ली, यू हैव अ प्रॉब्लम। सो सप्लाई चेन, देखिए अगर आप 3 या 4 आउटलेट से ज़्यादा खोलना चाहते हैं इवेंचुअली अपनी लाइफ के अंदर, तो मेरी एडवाइस तो ये होगी कि प्लीज़ आप एक फ्रेंचाइजी ले लीजिए, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी ने बैकएंड पे सब कुछ सेटअप कर रखा होगा, क्योंकि उसके पास में स्केल है। जिस लेवल पे मैं सॉस खरीदता हूँ आप 4 आउटलेट पे नहीं कर पाओगे, तो आपके compete करना मुश्किल होगा। As far as a single restaurant is concerned, supply chain is not difficult to run. आजकल हिंदुस्तान के अंदर सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको फ्लेवर प्रोफाइल कोई भी वेजीज इज वेरी डूएबल। अगर आप स्केल पे खेलना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी लीजिए, 5 फ्रेंचाइजी ले लीजिए, 6 ले लीजिए, एक टेरिटरी ले लीजिए, वर्क लाइक दैट। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि ज़ोमैटो स्विगी ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग काफ़ी बिजनेस आपका वहाँ से आया कि आपका अपना ऐप हो या डिलीवरी करने की कोशिश करें या आप अपना डेटाबेस टाइप्स बनाएं, उन पे डिपेंडेंट ना हो पूरा, क्योंकि बीच में रेस्टोरेंट्स और ज़ोमैटो और उन सब के बीच में काफ़ी अनबन हुई थी कि ये ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बच रहा इस चीज़ से। देखिए हमारी जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप एक बंदा जो कि 1300 रुपये का प्रोडक्ट बेचता है, उसके ऊपर आप 25% या 1000 रुपये के ऊपर 25% ले लो, तो आपने 250 रुपये ले लिए उससे डिलीवरी के लिए, राइट। 250 रुपये की डिलीवरी वो आराम से खुद कर सकता है। पर जो मेरा प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट की एवरेज पर टिकट स्पेंड है 300 रुपये, 250-300 रुपये। मेरे से स्विगी अगर 20% ले भी लेता है, 25% ले भी लेता है, तो 60-70 रुपये बनते हैं। मेरी डिलीवरी की कॉस्ट मेरे को भी उतनी लगती है अगर मैं एक राइडर बाइक ये सब कुछ लेता। पर क्या है, मेरा राइडर बाइक आइडियल बहुत बैठता है, क्योंकि रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है, जो कि जोमेटो और स्विगी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
वो क्या है, उनको बहुत सारे जो राइडर्स होते हैं जिनको उन्होंने पैसे देने हैं, वो वही लंच और डिनर टाइम के बीच के अंदर चाहिए, बीच में वो बंदा आइडियल बैठा होता है। तो इन माई माइंड दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, आई एम हैप्पी टू लेट देम डू इट, बिकॉज मेरा कोई इंक्रीमेंटल फायदा नहीं है खुद करने में, इनफैक्ट हेडेक ज़्यादा, वर्कफोर्स लेना पड़ेगा, पीएफ, ईएसआई, बाइक रिपेयर, ये वो, उस एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए 4 लोग और डालने पड़ेंगे। जितने मेरे पैसे लग रहे थे, आई थिंक मैं एक राइड कर रहा था 72-65 रुपीज़ के बीच में, वो उनका भी उतना ही लगता है मेरे को, मतलब कमीशन वमीशन के। इसके अंदर वो ऑर्डर जनरेट करता है, उसका बंदा आता है, ऑर्डर लेके जाता है, वापस जाता है। ओके, सो वो वाला उतना फायदेमंद नहीं है। मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है, पर अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलोगे जो 1000 रुपये जिसकी पर टिकट स्पेंड है, तो शायद आप अपने राइडर्स रखिए। ओके, और अभी जैसे कि जो मैं आपका मेन यूएसपी समझ पाया हूँ कि एक तो ये कि आपका प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है, इन द सेंस टेस्ट प्रोफाइल और ये सब पे आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और दूसरा ये कि आपका फ्रेंचाइजी ये सब भी प्रॉफिट बना है तो स्केल कर रहे हैं, यही आप यूएसपी मानते हैं? या अगर 10 बर्गर ब्रांड्स हैं इंडिया में? देखिए, ऐसा है कि हमारा सबसे बड़ा ये है कि पैसे बन रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, दोज आर बोथ लिंक्ड, एंड विद दैट बीइंग सेड, our franchisee, we are selling more franchisees and we are growing because franchisee का पैसा बन रहा है। अगर फ्रेंचाइजी नुकसान में होता तो हिंदुस्तान के अंदर ना, अच्छी खबर आप 4 लोगों को देते हो, बुरी खबर बहुत जल्दी फैलती। तो अगर पैसे नहीं बन रहे होते तो आगे फ्रेंचाइजी बिक भी नहीं रही होती। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्रेंचाइजी का पैसा बने, अगर उसके पैसे बनते हैं तो मेरा पैसा बनता है। मैं हिट एंड रन ऑपरेशन नहीं हूँ। Yes, we have failures, we have successes, but we have far more successes than failures. तो अभी आपने जैसे कि बताया कि क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट खोल तो हर कोई सकता है, पर वो जो ब्रांडिंग और अवेयरनेस वो क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल है। मुझे याद है जब बर्गर सिंह शुरुआत में खोला था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन्स भी रन करता था, तो वो आपने कैसे डेवलप किया अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इतने हैवी या वेल फंडेड कॉम्पिटिटर से? देखिए, तो हमारा एम ही ये था कि हमारे पास पैसे कम है, उनके पास पैसे ज़्यादा, तो हमको कुछ चीज़ डिफरेंट हट के करनी पड़ रही थी। तो हम काफ़ी पहले ये स्ट्रैटेजी डेवलप की थी कि हमारी जो ब्रांडिंग या जो एडवर्टाइजिंग होगी वो वायरल कंटेंट के आसपास होगी, शेयरेबल कंटेंट, कि मैं बर्गर सिंह ने कोई ऐड निकाली है तो आप 4 लोगों को भेजो कि यार दिस वाज फनी, या इसने ये सही नहीं किया, ये वो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। सो ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से भी वेरी वेरी क्लियर कि पैसा जेब में कम है, तो अब ये 1 रुपए कोई ज़्यादा आगे तक चलाना, तो शेयरेबल कंटेंट के ऊपर, वायरल कंटेंट के ऊपर ज़्यादा काम किया, जिसके लिए क्रिएटिव लोग हायर करने पड़ते हैं। सब क्रिएटिव नहीं होते, तो आपको क्रिएटिव लोग हायर करके, आइडेंटिफाई करके, और उसके बाद में उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिएटिव लोग काफ़ी डेंजरस होते हैं, दे काइंड ऑफ गेट यू इनटू ट्रबल आल्सो विद देयर क्रिएटिविटी। सो यू हैव टू ट्रस्ट देम, दे हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रांड, you have to pay them, you have to give them freedom to express themselves. एंड आई गेस आपका एक कैंपेन सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पॉपुलराइज भी काफ़ी हुआ था, एंड आई एम अज्यूमिंग बोथ प्रोज एंड कॉन्स तो उस कैंपेन के आपके मिले होंगे, बट ओवरऑल ब्रांड विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई होगी। वो कहते हैं ना कि बदनामी से ही नाम तो हुआ। करेक्ट। तो अभी आपका जब आपने शुरू किया था तब तो विजन था, बट अभी आप ओवरऑल बर्गर सिंह को कहाँ देखते हैं? आपका विजन क्या है कि इसको क्या करना है? मैकडोनल्ड की तरह पूरा ग्लोबल चेन बनाना है या कुछ और आप विजन देखते हैं? देखिए, वी ऑलरेडी हैव प्रेजेंस इन द यूके, हम वहाँ पे, तो मतलब ये पूरा राउंड हो गया कि जहाँ से Correct, शुरू किया correct. वहीं वापस वहाँ तक भी पहुँच गए। वी गॉट अबाउट 4 स्टोर्स इन लंदन, एक्सपेरिमेंट स्टेज में है, वी स्टिल गेटिंग द प्रोडक्ट, मार्केट से फीडबैक वगैरह ले रहे हैं, अभी हमने उसको एक्सपेंशन मोड में डाला नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये है कि वी वांट टू बी द बिगेस्ट बर्गर ब्रांड इन इंडिया फर्स्ट, जिसमें अभी इंडिया बहुत बड़ा देश है, इसके अंदर अभी समय है। हम $1 बिलियन रेज करके, इक्विटी डाइल्यूट करके एक दिन में नहीं बनेंगे, आप ये समझिए कुछ समय और लगेगा, पर हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आई थिंक द आइडिया इज देन टू गो इंटरनेशनल। हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, यूके के अंदर, ऑलरेडी वी गॉट अ प्ले। वी आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन मलेशिया, क्योंकि क्या है, एक एथनिक इंडियन डिस्पोरा वहाँ बहुत है, जनरेशंस पहले लोग मूव किए थे, सो फ्लेवर एंड टेस्ट प्रोफाइल इज देयर। साउथ ईस्ट एशिया समथिंग वी वुड वांट टू डू फर्स्ट एंड देन। नहीं मतलब ये आपको
वहाँ से अप्रोच करते हैं तब आप सोचते हो, या आपको डेटा कैसे मिलता है कि हाँ यार मलेशिया में वी थिंक आर प्रोडक्ट विल वर्क? देखिए ऐसा है कि दिस इज अ हंच, देयर इज नो डेटा बिहाइंड इट। वी हैव सीन कहाँ पे इंडियन डिस्पोरा ज़्यादा है या इंडियन एथनिक पीपल हैव मूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वी प्लॉटेड दैट आउट। दैट इज फेयरली इजी टू प्लॉट। सो दोज आर टेरिटरीज दैट वी आर कीन ऑन वर्किंग विद। नाउ वहाँ से फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट आती, वी वेरी रेयरली रीच आउट टू समवन। वहाँ से कोई फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट आती है तो फिर हम बंदा देखते हैं, और बंदे को सिलेक्ट करने में टाइम लग जाता है हमको। जैसे यूके वालों के साथ में बात कई सालों तक चली बिफोर वी फाउंड द राइट गाय एंड ओपन द राइट स्टोर। सो वी स्टिल लुकिंग फॉर पीपल। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, वहाँ से लोग आते हैं। हमारे पास में कुछ सेट ऑफ डेटाज है कि हम कौन सी मार्केट में जाना चाहते हैं, उनकी कुछ प्रायोरिटीज हैं। पर सबसे पहला ये है कि हम काम किसके साथ करेंगे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही बंदा मिल जाता है विद द राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड डीप इनफ पॉकेट्स, विल वर्क। एंड जैसे कि नॉर्थ में जैसे कि आपने बना दिए बर्गर्स, वो चल रहे हैं, आप मान लो साउथ इंडिया या लंदन या मलेशिया, इन थोड़ा अलग जगह पे स्टोर्स खोलने का प्लान करते हैं जहाँ पे टेस्ट प्रोफाइल्स, कॉमन टेस्ट प्रोफाइल थोड़ा अलग है, तो फिर आप अलग से प्रोडक्ट डेवलप बिल्कुल करना पड़ता है। करना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव समवॉट लोकलाइजेशन इन ईच एरिया। वो मार्केट डिक्टेट करती है, रादर देन मी सेइंग कि ये प्रोडक्ट अच्छा है मैं इस मार्केट में चला दूंगा। नहीं, मार्केट डिक्टेट करती है। एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, फोकस ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत लोकलाइजेशन करना पड़ेगा। मैकडॉनल्ड्स भी करता है। और ये आपने देखा है कि जैसे कि अभी थोड़ा मुझे पता नहीं ग्राउंड रियलिटी कितना है कि हेल्दी फूड या नॉन फैट फूड का थोड़ा डिमांड या क्रेज जो भी है, उस टाइप में ब्रांड ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें शायद मैकडोनल्ड्स को भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आप वो देख रहे हैं या ऐसा नहीं, या वो अमेरिकन फिनोमिनन है इंडिया में अभी वो देखिए सब? आ रहा है, पर पॉकेट्स के अंदर आ रहा है। ये वही पॉकेट्स हैं जो 300 रुपए बर्गर के लिए देने को तैयार है ना। तो ये आ रहा है, आप देखेंगे ये जो हेल्थ फूड का फिनोमेना पॉकेट्स तक कंटेन्ड है। गुड़गांव में मिलेगा, साउथ दिल्ली में मिलेगा, मुंबई में बांद्रा में मिलेगा, टाउन में मिलेगा, बैंगलोर में कोरामंगलम में मिलेगा, हाँ। इंदिरा नगर में मिलेगा, जुबली हिल्स। एंड ये आप बेसिकली इसीलिए है क्योंकि उसका हेल्दी फूड का कॉस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट देखिए हो ऐसा जाता है। है, ये जो है ये रिच, वेरी रिच, सुपर रिच पॉकेट्स हैं, जिसके अंदर आपके पास में एक्सपोजर है। अब्रॉड ट्रैवल करते हैं बहुत लोग, अब्रॉड पढ़े हैं, तो क्या है द नॉलेज ट्रांसफर हैज हैपेंड कि यार मैं अब यही खाना खाऊंगा, यही नहीं खाऊंगा। पर मोस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट। देखिए फेजेस होते हैं, पहले होगा कि हेल्थ की तरफ ना पहली चीज ये होगी कि लोग जिम जाना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ट्रांजिशन इज गोइंग टू बी दिस। सो अभी जिम्स की पेनिट्रेशन टियर 2 टियर 3 के अंदर आ रही है। अगेन दिस इज माई थ्योरी, but I haven't seen anybody walk into my Dehradun store and ask कि क्या ये vegan है, क्या ये gluten free है। और अभी जैसे कि हाउस ऑफ ब्रांड टाइप की स्ट्रैटेजी काफ़ी कंपनीज आई थिंक रेबल फूड्स के बात कर रहे हैं, और मैंने देखा कि आप भी मोमो वाले फील्ड में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? बर्गर का तो आपने बता दिया। देखिए ऐसा है कि मेरे को मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। तो जैसे पहले मेरे को बर्गर्स बहुत अच्छे लगते थे, तो मेरे को मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। पर ऐसा है अभी हम बर्गर सिंह पे ही फोकस कर रहे हैं। बर्गर सिंह के पोर्टफोलियो के अंदर हमने कुछ मोमोज लॉन्च किए हैं साइड्स, बट अभी वी आर गोइंग टू लिमिट आवरसेल्व्स। वी डोंट वांट टू डू अ सेकंड ब्रांड एंड अ थर्ड ब्रांड जस्ट येट। वी आर नॉट रेडी फॉर इट। हम पहले जो कर रहे हैं उसको सही से करना चाहते हैं और उसके बाद में एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम जब भी ऐसा कुछ करेंगे हम देखेंगे कुजीन गैप क्या है, क्या है जिसके अंदर एक नंबर 1 डोमिनेंट प्लेयर है और कोई नंबर 2 प्लेयर नहीं है। जैसे फ्राइड चिकन में देखिए, KFC इज द नंबर 1 डोमिनेंट प्लेयर, देयर इज नो नंबर 2 प्लेयर। दे आर कुजीन्स लाइक दैट। अब आप मेडिटेरेनियन कुजीन में देखेंगे, जैसे शोरमा के अंदर स्ट्रीट फूड में है पर कोई डोमिनेंट ब्रांड नहीं है। पर सो दैट इज एंड इट्स एन ईजी। हमारे साथ में एक और चीज़ ये है कि हमारी सप्लाई चेन के साथ में मैच करना चाहिए। हमारी एक फुली फ्रोजन सप्लाई चेन है जिसको बहुत दूर तक जाना होता है। तो क्या है, फ्राइड चिकन शायद हमारी सप्लाई चेन में ना बैठे, तो चाहे ये कुजीन गैप भी हो, क्या ये मेरी सप्लाई चेन में बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि फ्राइड चिकन के अंदर अगर आप KFC के अंदर भी देखिए तो सुबह जो चिकन होता है वो वहाँ पे स्टोर लेवल पे मैरिनेट होता है, वहाँ स्टोर लेवल पे डस्टिंग होती है, वो वहाँ फ्राई होता है। मेरे स्टोर्स बहुत छोटे हैं तो स्टोर लेवल के ऊपर डस्टिंग नहीं हो पाएगी, तो ये मेरे सप्लाई चेन में बैठता नहीं। और फिर क्या, अगर मैं उसको बाहर डस्टिंग करके उसके बाद लेकर आऊँगा तो कंटेमिनेशन का इशू होता है। और हमारी सप्लाई चेन बिल्ट ही इसलिए है
कि फूड कंटेमिनेशन ना हो, किसी का पेट ना खराब हो, किसी को तकलीफ ना आए, बिकॉज फिर उससे ब्रांड का रेपुटेशन खराब होता है। तो हमारी सप्लाई चेन बिल्ट इस तरह से है कि हम शायद कभी फ्राइड चिकन ना कर पाए। तो ये जो हाउस ऑफ ब्रांड्स वाली बात है, ये अभी थोड़ा मतलब वी आर थिंकिंग अबाउट इट, बट हमारी सप्लाई चेन में अगर कुछ बैठेगा तो वील इवैल्यूएट इट। और अभी आप आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो गए हैं बर्गर सिंह को शुरू किए हुए। तो कौन से ऐसे आपके डिसीजंस थे जो कि जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला? बहुत पहले हम सक्सेस की बात करेंगे, फिर कुछ जो कि आपने अज्यूम किया था सक्सेस होंगे या उतने सक्सेसफुल नहीं हुए इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए 2-3 डिसीजन काफ़ी अच्छे हमारे थे। एक स्पेंडिंग मनी अहेड ऑफ द कर्व टू बिल्ड अ प्रोडक्ट जिसके अंदर हमारा शुरू में थोड़ा नुकसान हो। तो हमने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट एक बहुत कंपेटिटिव प्राइस पे बेचना शुरू किया। तो हमारे पहले इतने पैसे बन नहीं रहे थे क्योंकि स्केल नहीं था। 1 टन माल खरीदते थे, 2 टन माल खरीदते थे, पर प्राइसिंग हम बेच उस तरह से रहे थे कि हम 20 टन का माल खरीद रहे हैं विद अंडरस्टैंडिंग कि कभी 20 टन पे पहुंचेंगे। तो उसके अंदर थोड़ा फ़ायदा हुआ। इट वॉज अ रिस्क दैट वी टुक। दूसरा, फ्रेंचाइजी मॉडल को बिल्ड करके उसको रोल आउट करना, इट वॉज अ रिस्क दैट वी टुक। इट हैज़ वर्कड रियली वेल फॉर अस, फॉर आवर इन्वेस्टर्स एंड फॉर द फ्रेंचाइजी पार्टनर्स। व्हाट हैज़ नॉट वर्कड is we tried to experiment, because बियर कैफे में काम किया है, we tried to experiment with बियर एंड बर्गर्स, कि हमने एक स्टोर खोला था जिसके अंदर बियर का भी लाइसेंस था। वो इतना चला नहीं, क्योंकि चला नहीं मतलब आप ये समझिए जितना हमने सोचा था चलेगा उतना नहीं चला, सिंपली बिकॉज अल्कोहल इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मार्केट, लाइसेंसिंग, सप्लाई, जुरिस्डिक्शन, बहुत इश्यूज है। उसको स्केल करने में बहुत तकलीफ है क्योंकि हर स्टेट का अपना एक्साइज लॉ है। तो जो गुड़गांव में लीगल है वो शायद दिल्ली में इलीगल हो। अब इसको समझने में एक पीएचडी करनी पड़ेगी, और मेरे को 7 साल तो इसी को लॉन्च करने में लग गए। उसके अंदर और 7 लगाऊंगा तो फिर लाइफ यहीं रह जाएगी। ओके। तो अभी जैसे कि जब आपने शुरू किया था तब स्मॉल स्केल ऑपरेशन किया था, आप बड़े हैं, तो आप अपने आप को कैसे अपग्रेड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज हो गया या इन टर्म्स ऑफ टीम बिल्डिंग और दूसरे चीज़ों में? देखिए, आई ऑलवेज ट्राई एंड हायर स्मार्टर पीपल देन मी। और इनको फिर वही क्वेश्चन आता है, इनको कन्विंस कैसे करते हैं, विजन टाइप से या कैसे? देखिए, स्मार्ट आदमी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अपने आप दिखता है पोटेंशियल बिजनेस के अंदर। और आजकल बच्चे आईआईटी आईआईएम वाले बहुत समझदार हैं। उनको पता है किसके अंदर, अब उनको कितना भी विजन बेचने की कोशिश करो, उनको समझ में आता है किस चीज़ में पोटेंशियल है, किस में नहीं है, और वो अपने आप को उस हिसाब से अलाइन करते हैं। इंडियन यंग IIT IIM kids are probably the smartest people in the world, so I don't need to convince them of anything. मेरी अपग्रेडेशन कैसे हो रही है, ये लोग मेरे को अपग्रेड करते हैं। आजकल मेरे को इनसे ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। ये मेरे को, मैं इनको कुछ नहीं सिखा पाता, ये सीखे सिखाए आते हैं। और अभी जैसे कि 7 ईयर्स में आपने 400 to 500 करोड़ का ब्रांड बिल्ड कर दिया है, तो ओवरऑल आप देखते हैं कि इसको 1000 करोड़ या उतना बड़ा ब्रांड करके आईपीओ करेंगे या और कोई आपका प्लान है? देखिए, आईपीओ का तो उम्मीद सभी रखते हैं। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ग्रो कर रहा है। शायद लिस्ट करें, शायद प्राइवेट ही रखें। लिस्ट करने की ज़रूरत क्या है अगर पैसा आ रहा है तो? नहीं, फिर जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने में। हाँ, तो ऑप्शन है, मतलब वी थॉट अबाउट एन आईपीओ। इट्स अ गुड ड्रीम टू हैव, बट वी आर फार अवे फ्रॉम इट। वी आर नॉट सच अ बिग कंपनी येट, वील गेट देयर। और अभी जो इतना जब स्टार्टअप बूम हो रहा है, उस जब आपने शुरू किया था उतने स्टार्टअप्स होते नहीं हैं, तो आप जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स उन सबको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मे बी हमारे व्यूअर्स जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी दिखते हैं, सब सपना देखते हैं कि यार हम अपना स्टार्टअप टाइप करेंगे। देखिए, मैं टेक वेक के अंदर तो कमेंट नहीं कर सकता। आई एम टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड। फूड के अंदर मैं ये बता पाऊंगा दैट प्रेपरेशन बिफोर लॉन्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर से देखने में फूड बिजनेस बहुत सिंपल लगता है, इतना है नहीं। अगर आप स्केल करना चाहते हैं, अगर एज अ हॉबी है कि मैं एक स्टोर खोलूँगा और उससे मेरा खर्चा निकल जाएगा, तो ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू डू एन ऑर्गेनाइज्ड लार्ज स्केल बिजनेस, प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट के बारे में, क्विजीन के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, और अपने कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये 4-5 चीज़ें नहीं कर पाएंगे, मेरी एडवाइस होगी प्लीज़ मत खोलिए, पैसा डूबेगा। क्योंकि जो इक्विपमेंट, और एक बार आपने एक स्टोर बना लिया ना, अगर आप 20 लाख का बनाएंगे और वो चलेगा नहीं तो 5 लाख का भी नहीं बिकेगा सेकेंड हैंड में। सो बी केयरफुल।
फुल ये टाइम। एक और अगर एडवाइस देनी हो आपके व्यूअर्स को, वो ये है कि एक बार आप एक स्टार्टअप खोल लेंगे तो आप बाकी सब कुछ भूल जाइए, फिर अब यही है आपकी लाइफ। और जैसे कि बीच बीच में कभी स्ट्रेस भी आता होगा या प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, तो उनको आप फिर कैसे टैकल करते हैं या वो? हेल्थ का ध्यान रखना है, सुबह उठ के भागिए। स्ट्रेस का सबसे अच्छा इलाज ये है कि स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए और भागिए। बाकी आई गेस मेरे हिसाब से द रीज़न, एक तो आपका प्रोडक्ट अच्छा था, दूसरा डिलीवरी पे भी तब आपने फोकस किया जब कोई नहीं कर रहा था। एंड मैंने देखा था कि स्टार्टिंग में आपने काफ़ी जल्दी पार्टी पैक्स और वो सब भी किए थे, वो चीज़ें इवन बड़े चेंज भी नहीं कर रहे थे। करेक्ट। तो पार्टी फूड में पिज़्ज़ा बहुत चलता था, बट बर्गर्स उतने नहीं चलते थे। वो काफ़ी हेल्पफुल था। वो हमने एक्चुअली एज एन एक्सपेरिमेंट रन किया था दिवाली के आसपास, Okay. यही सोचते हुए कि मैकडोनल्ड्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, बर्गर किंग नहीं कर रहा है, और पिज़्ज़ा हट कर रहा था और डोमिनोज कर रहा था। तो लोगों ने बोला कि यार ये हो नहीं सकता, बर्गर्स इज़ नॉट रियली अ पार्टी फूड, बट इट इज़। एक बर्गर एक बंदे के हाथ में चला जाए। तो हमने पार्टी पैक्स एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे दिवाली पे। दे वर्क रियली वेल, और उसके बाद से फिर हमने इसको अपना कॉमन फीचर बना लिया। और अभी जो आप जैसे कि टीम इतना आई एम अज्यूमिंग 50 एम्प्लॉयज़ टाइप हैं, तो ये आपका जो बियर कैफ़े के एक्सपीरियंस से फ़ायदा हुआ कि या फिर जो आपका आई गेस मिलिट्री स्कूल में पढ़े हो वहाँ पे डिसिप्लिन, उन सब से भी फ़ायदा होता है? क्योंकि अभी देखिए जैसे कि 50 जन की टीम भी है, प्लस आपका तो रिटेल प्रेजेंस भी है, तो वहाँ पे तो आप नहीं होंगे बट आपका ब्रांड होगा, तो वो देखिए ऐसा है कि आई थिंक मिलिट्री स्कूल का थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है इसके अंदर, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिलिट्री फैमिली। माई ग्रैंड फादर वॉज अ मिलिट्री गाय, माई फादर वॉज अ मिलिट्री गाय, फादर के सारे भाई फौज में हैं। तो और मैं भी फौजी स्कूल में गया हूँ, तो मैन मैनेजमेंट, ऑपरेशनल कंट्रोल, सप्लाई चेन्स, ये बचपन से ही सीखी हुई है। इट कम्स नेचुरली टू मी। मतलब दिस इज़ वन पार्ट ऑफ माई जॉब दैट आई रियली इन्जॉय, is managing people. I enjoy interacting with people. I enjoy grooming people. I enjoy getting the best out of somebody's potential. And if I gain from it, nothing like. और जैसे कि आपने मतलब आपके रिलेटिव सब मिलिट्री बैकग्राउंड्स हैं, तो आपने जब इस इंडस्ट्री में एंट्री मारने का वो डिसीजन लिया, फैमिली का सपोर्ट था पूरा? देखिए ऐसा है कि जब मैं फ़ौज के अंदर जा रहा था, वो सारे इंटरव्यू वगैरह थ्रू हो गए थे। तकलीफ़ ये थी कि मेरे फादर हैं एज ए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ है, तो उनके ऊपर सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जगह बाकी है। तो बेटे की, बाप की भी हमेशा ये वो उम्मीद होती है कि बेटा उनसे आगे निकले। तो उन्होंने तो सिर्फ एक ही पोस्ट छोड़ी थी, तो फिर फौज तो जा नहीं पाए। और तो फिर तभी ये MBA वगैरह करने के बारे में सोचा, बट माई फैमिली इज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू। फैमिली सपोर्ट हमेशा से रहा है। तो दोस्तों ये था इंटरव्यू बर्गर सिंह के फाउंडर कबीर सिंह के साथ, एंड आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे जो कि लंदन में एक आउटलेट में बर्गर बनाते थे, आज पूरा इंडिया में तो बिगेस्ट बर्गर ब्रांड बन ही गए हैं, बट लंदन तक भी पहुंच गए हैं। प्लस जो हम देखते हैं कि यार स्टार्टअप 1-2 साल में बन जाता है, ऐसा नहीं होता। 7-8 साल उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, 7 साल से कंपनी चला रहे हैं, एंड होपफुली आप इनकी लर्निंग्स और एक्सपीरियंस से आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और आपका फेवरेट बर्गर सिंह का कौन सा बर्गर है। बाकी कबीर, थैंक यू फॉर Thank you शेयरिंग very योर much. नॉलेज और एक्सपीरियंस, एंड होपफुली आप और भी इंडिया में और इंटरनेशनली एक्सपैंड करें और IPO भी लेके आए जल्दी। Thank you very much.